हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोल इंडिया का एमटी के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया ने जो एग्जाम लिया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फरवरी में, उसका रिजल्ट कल अनाउंस कर दिया है। अब इसके बाद कोल इंडिया का इंटरव्यू होगा। ये जो इंटरव्यू है ये 10 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो 210 मार्क्स में से बनेगी। फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट बनेगी वो 210 मार्क्स में से बनेगी। तो ये 10 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिलेक्शन का। तो ये इंटरव्यू आपका 3-4 लोकेशन पे होगा, वो आपको मेल से और साइट पे सब कुछ आ जाएगा कि कब ये इंटरव्यू होगा। तो इस इंटरव्यू के पैनल में 6 से 7 मेंबर रहेंगे, जिसमें एचआर के लोग भी रहेंगे, टेक्निकल लोग भी रहेंगे और कोल इंडिया के भी लोग रहेंगे। और ये इंटरव्यू मेनली जो होगा 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं एक तरह से। इसका जो फर्स्ट पार्ट आप इसको देख सकते हैं वो एचआर पार्ट होगा, सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल होगा और तीसरा पार्ट अगर हम कहें तो कोल इंडिया से पूछा जा सकता है। तो अगर हम एचआर पार्ट की बात करें तो एचआर पार्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक तरह से इंट्रो पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन एक आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका आपकी हॉबीज क्या है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपने का कोई गैप ईयर है, मतलब स्टडीज में अगर आपका गैप ईयर है तो आप एक तरह से उसके बारे में बता सकते हैं कि आपने उस गैप ईयर में क्या किया, अगर वो पूछते हैं तो। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि कोल इंडिया में छोड़ने का यानी ज्वाइन करने के बाद छोड़ने का रेट बहुत ज्यादा है। तो वो एक तरह से आप इस चीज को आपसे जानना चाहते हैं कि आप ज्वाइन करने के बाद कंपनी को छोड़ेंगे नहीं। यानी जैसा आप सभी को पता है कि कोल इंडिया की जितनी भी माइंस हैं वो रिमोट लोकेशंस में हैं, जहां कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, इंटरनेट उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, लिविंग कंडीशन उतनी ठीक ठाक है। तो वहां पर क्या आप सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वह यही वो आपसे जानना चाहते हैं। तो अगर आपने कहीं ऐसी कंपनी में जॉब की है, या अगर आपने कहीं कोल इंडिया की सब्सिडरी या कोल इंडिया जैसी कंपनी में इंटर्नशिप की है, या आपकी कोई आपकी लोकेशन, आप रहने वाले ऐसी जगह से हैं जहां पर आप ये कोल कंपनीज सिचुएटेड हैं, तो वो आप स्ट्रेस दे के बता सकते हैं कि इस चीज का उनके ऊपर एक तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव कर पाएंगे। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है टेक्निकल पार्ट से। तो आपको इस इंटरव्यू में बेसिक टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा, वो आपकी ब्रांच से जो बेसिक टेक्निकल है वो पूछा जाएगा। जैसे अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में बेसिकली कोल इंडिया में पंप्स होते हैं, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसके अलावा एचईएमएम यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीन, जैसे कि ड्रैग लाइन हो गई, उसके बाद डंपर हो गए, डोजर हो गए, उसके बाद पेलोडर्स हो गए, उसके बाद आपका क्रेन हो गई, उसके बाद वाटर स्प्रिंकलर्स हो गए, उसके बाद आपका टायर हैंडलर्स हो गए, उसके बाद आपका सोवेल्स हो गए। तो ये सब चीजों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका मतलब है आपसे आईसी इंजन के बेसिक्स पूछे जा सकते हैं, पंप से रिलेटेड, मशीनरी यानी कि जो आपने फ्लूइड मशीनरी पढ़ी है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। एक और बात यहाँ जानने वाली है कि जो सोवेल्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो नॉर्मली टन्स में लेते हैं, और 50 टन 60 टन डंपर्स नॉर्मली कोल इंडिया में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप एनसीएल जैसी माइंस में जाएंगे तो वहां 190 टन डंपर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ड्रैग लाइंस जो है उसकी जो कैपेसिटी है उसको क्यूबिक मीटर यानी बकेट से उसकी कैपेसिटी डिसाइड होती है। ऐसे ही आपकी सोवेल की जो कैपेसिटी है वो बकेट्स क्यूबिक मीटर में डिसाइड होती है कि 5 क्यूबिक मीटर का सावेल है या 10 क्यूबिक मीटर का सावेल्स है। तो इस तरह से ड्रैग लाइन की कैपेसिटी भी बकेट से डिसाइड होती है कि कितना क्यूबिक मीटर की बकेट है, और उसके अलावा उसकी बूम लेंथ कितनी है। तो ये सब क्वेश्चंस एक तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके अलावा बेसिक टेक्निकल जो आपने मेडीजी की से अगर प्रिपरेशन की है तो आप वहां के नोट्स को बेसिक एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम माइनिंग से रिलेटेड बात करें तो वेंटिलेशन से रिलेटेड, ब्लास्टिंग से रिलेटेड, इसके अलावा कोल माइंस रेगुलेशन 2017, इसके अलावा एमएमडीआर यानी कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं
इसके अलावा जैसे आपको पता होगा अभी कैप्टिव और नॉन कैप्टिव पार्ट, कैप्टिव माइनिंग्स वो होती थी जिसमें कि जो आप माइनिंग कर रहे हो सिर्फ अपने यूज के लिए करते थे, और नॉन कैप्टिव में क्या होता था कि आप कोयले को सेल भी कर सकते थे। तो क्या किया है कि एमएमडीआर में इसको चेंज करके कैप्टिव और नॉन कैप्टिव का डिफरेंस खत्म कर दिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल से बात करें तो जैसे आप सभी को पता है कि कोल इंडिया में मोटर्स हैं, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स हैं, स्विचेस हैं जैसे कि एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर्स हैं, इसके अलावा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी वीसीबीज हैं, इसके अलावा SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोल इंडिया में सबस्टेशंस हैं, 33 केवी के सबस्टेशंस हैं, तो उन सबस्टेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल में एसी डीसी किस प्रिंसिपल पे ये सब काम करते हैं, तो उसके बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, अगर मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे प्राइसिंग ऑफ कोल कौन डिसाइड करता है, कोल के प्राइसेस कौन डिसाइड करता है और कैसे कोल की प्राइसिंग होती है। तो जैसा आप सभी को पता है कि कोल की जो प्राइसिंग होती है उसकी जीसीबी वैल्यू यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे बेस्ड होती है, यानी कि जो कोल की इस तरह से जीसीबी वैल्यू के बेस पे कोल को 17 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको कोल इंडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कोल इंडिया के प्रोडक्ट कैसे हैं। जैसे G1 से लेके G17 तक कोल का क्लासिफिकेशन किया गया है जीसीबी वैल्यू के बेस पे। इसके अलावा वाशरी ग्रेड 1, वाशरी ग्रेड 2, इस तरह से स्टील ग्रेड 1, स्टील, ये सब डिपेंड करता है, स्टील वाशरी ग्रेड 1 होगा कि 2 होगा, ये सब डिपेंड करता है एस कंटेंट कोयले में कितना है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कोल इंडिया जो कोयला सप्लाई करता है वो किस किस को सप्लाई करता है, जैसे पावर प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट्स हो गए, किस टाइप का कोयला उनको सप्लाई करता है। इसके अलावा एफएसए यानी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, यानी पावर प्लांट के साथ जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोल क्वालिटी के लिए कुछ एप्स हैं, जैसे कि उत्तम ऐप है, वो कोल क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी कोल इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए ई ऑक्शन, एक तरह से ई ऑक्शन को मंजूरी दी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें मार्केटिंग अगर एंड सेल से अगर है आप, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस से और मार्केटिंग एंड सेल का भी कुछ कंपोनेंट, बिलिंग जो रहती है, जो हम कोयला अगर हम ऑक्शन करते हैं, ई ऑक्शन कोयले की होती है, तो जो बिल होता है उसका, उसमें क्या क्या पार्ट रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो कोयले का प्राइस रहेगा, उसके अलावा रॉयल्टी रहेगी जो कि स्टेट को जाती है। इसके अलावा NMET यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, उसका एक टैक्स रहता है, वो रहेगा। इसके अलावा उसमें एक DMF रहेगा यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रहेगा। इसके अलावा इवैक्यूएशन फैसिलिटी चार्जेस रहेंगे और GST रहेगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अगर फाइनेंस की बात करें तो ई टेंडरिंग कैसे होती है, ई टेंडरिंग क्या है, ओपन टेंडरिंग, EMD, ग्लोबल टेंडरिंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप MM से हैं यानी मेटल मैनेजमेंट से हैं तो GM पोर्टल के बारे में, प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मिनिमाइज करना है या कैसे ऑप्टिमम करना है, GM पोर्टल से कैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं। GM पोर्टल मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारा इस पे फोकस है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल डिपार्टमेंट से हैं तो पर्सनल में जैसे ट्रेड यूनियन से एक्ट हो गया 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी कोल इंडिया ने 3 दिन के लिए स्ट्राइक की थी, कोल इंडिया के वर्कर्स ने 3 दिन के लिए स्ट्राइक की थी। तो वहां पर किस क्लॉज के तहत ये स्ट्राइक हुई थी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। इसके अलावा CSR के बारे में, क्योंकि कोल इंडिया बहुत CSR एक्टिविटीज करता है। इसके अलावा खनन प्रहरी एक ऐप है जो कोयले की लीकेज को एक तरह से रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए एक तरह से ऐप है। इसके अलावा अगर आप सिस्टम से हैं तो आप, जैसा आपको पता होगा कोल इंडिया अभी ERP को जारी करने जा रहा है, कोल इंडिया ERP अपने यहाँ लागू करने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, SAP से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोल प्रिपरेशन से हैं तो वॉशरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोल वॉशिंग कैसे होती है, एस कंटेंट कितना किस ग्रेड में रहेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कमर्शियल माइनिंग, जैसे अगर हम कोल इंडिया के बारे में बात करें तो
कमर्शियल माइनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल माइनिंग अभी बहुत हॉट टॉपिक है। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल एक तरह से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको कि रैट होल माइनिंग मेघालय में हो रही थी, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो रैट होल माइनिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वहां पर पंप्स यूज किए गए थे, तो पंप से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोल इंडिया का पिछले साल का प्रोडक्शन क्या था, क्या प्रॉफिट था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोल इंडिया का जैसे पिछले साल का अगर प्रोडक्शन देखें तो 602 मिलियन टन था। तो जो कोल प्रोडक्शन रहता है वो मिलियन टन्स में रहता है और टन्स में रहता है, और जो ओबी का प्रोडक्शन होता है वो क्यूबिक मीटर्स में रहता है। इसके अलावा कोल इंडिया के फ्यूचर क्या टारगेट्स हैं, जैसे कोल इंडिया फर्दर 1 बिलियन टन का टारगेट है कोल इंडिया के सामने। इसके अलावा कोल इंडिया किस और एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि सोलर एनर्जी में कोल इंडिया फोकस कर रहा है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोल इंडिया इतना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है, तो उसको करने के लिए क्या कोल इंडिया और मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको सुधारने के लिए। इसके अलावा जैसे और डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं, सीबीएम यानी कि कोल बेड मिथेन को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन, कोल टू यूरिया, ये सब चीजें हैं जो जिनमें कोल इंडिया का फर्दर फोकस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोल इंडिया के और फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं, तो कोल इंडिया कुछ एमडीओ मॉडल्स लेके आ रहा है, तो वो सब कोल इंडिया के टारगेट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक जो सब डिपार्टमेंट के लिए एक तरह से कॉमन टॉपिक रह सकता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई प्रोजेक्ट अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट एक तरह से स्टार्ट होता है और उसका फाइनल स्टेज क्या होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कोल इंडिया से के बारे में अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके यही सब चीजें हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करने से लेकर ट्रेन करने तक एक हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। तो पैनल यही चाहता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, इसको सर्व करें और यहाँ पर एक बेहतर एक तरह से कंट्रीब्यूट करें इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके जो फ्यूचर टारगेट्स हैं वो आप अचीव करने में इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करें। तो यही चीजें हैं जो इस इंटरव्यू में आपसे एक तरह से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ और पूछना है कोल इंडिया से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जान सकते हैं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।